वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहा था, सो आई थॉट कि कुछ सिंपल अगर लैंग्वेज में अगर कोई हमें कुछ समझा देता है ज़्यादा बेटर होता है। फालतू में इनफैक्ट में सर्विंग नहीं करनी पड़ती या कुछ आर्टिकल लिखना नहीं पड़ता, लंबे लंबे समझ भी नहीं आते। तो फिलहाल अभी मैं पढ़ रहा हूँ आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपके लॉ की पढ़ाई में काम आते हैं बेसिकली। सो if you see, the Article 32 and Article 226 of a Constitution provide constitutional remedy, and it is a fundamental right that provide equality in every aspect. Basically इसका मतलब यह है कि 32 और 26 एक फंडामेंटल राइट होता है, बेसिकली नहीं होता, एक राइट होता है जो कि आपको इक्वालिटी देता है हर तरह के हर आस्पेक्ट में, राइट। तो फंडामेंटल राइट आपको पता है ऑल सिटीजन को मिलता है। ऐसे ही आर्टिकल 226 अलॉन्ग विथ आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है हर एक सिटीज़न को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। उसका मतलब होता है विच इंक्लूड्स इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 226 एंड 32 आपके फंडामेंटल राइट्स को ना की हिफाजत करता है और इक्वालिटी देता है बिफोर लॉ, ठीक है। ये राइट बेसिकली एक्साइज मीनिंग ये तब अप्लीकेबल होती है बाय फाइलिंग अ रिट पिटीशन इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। वी विल डिस्कस द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी इन डिटेल एंड एग्जामिन। ओके, बेसिकली अगर मैं आपको सिंपली कहना चाहूँ, जो 32 होता है वो बेसिकली एक सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, बट आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, राइट। सो बेसिकली आपको सिंपली लैंग्वेज बताऊँ, एक रेट पिटीशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट मेड टू अ कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो फंडामेंटल राइट मतलब रेट पिटीशन बेसिकली एक होता है कि कोर्ट को एक रिक्वेस्ट करना कि मेरे जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है ना उसको इम्प्लीमेंट करा जाए, इन्फोर्स करा जाए, राइट। तो और आर्टिकल 32 के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 32 इज़ अ हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो दिल और जान होती है बेसिकली, जो कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बोला था। तो वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है रिट इशू करने के लिए, जो कि एनफोर्स करता है हमारे फंडामेंटल राइट को। और वो पावर, हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट होता है फिर वो रिट इशू करता है अपने ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर, राइट। तो बेसिकली मैं सिंपली आपको लैंग्वेज में कहना चाहूँगा कि अभी 32 के बारे में आपको बता दिया कि वो 32 इट गिव्स अ पावर, सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू इशू रिट्स टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट, ठीक है। 26 में बेसिकली होता है 26 हाई कोर्ट को पावर देता है रिट पिटिशन रिट इशू करने के लिए फॉर इम्प्लीमेंटेशन फंडामेंटल राइट। 32 सुप्रीम कोर्ट को बोलता है कि इशू आप रिट पिटिशन इशू करिए इन्फोर्स के लिए फंडामेंटल राइट को। बट आर्टिकल 226 में बोला जाता है कि हाई कोर्ट को कि अब इसमें रिट्स इशू करिए टू इम्प्लीमेंट FRI मतलब फंडामेंटल राइट, राइट। जो कि मतलब बेसिकली 32 देता है सुप्रीम कोर्ट को और 226 देता है हाई कोर्ट को पावर रिट इशू करने के लिए, राइट। और ये 226 में इशू रिट्स अगेन डिफरेंट बॉडीज एंड अदर अथॉरिटी इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ, बेसिकली कोई भी अगर कोई भी FR मतलब फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है ना, तो 32 सुप्रीम कोर्ट को देता है कि एनफोर्स करा जाए, और 226 हाई कोर्ट को देता है कि उसे इम्प्लीमेंट करा जाए, राइट। और बेसिकली रिट पिटिशन जो इशू होते हैं बाय बोथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो 5 तरह के होता है, राइट। आपने आई थिंक पढ़ा भी होगा इजीली, मैं सिंपली बताऊँ आपको। हबीब कॉर्पस, मैंडमस, क्वाटा मरेंटो, सॉरी। फोर्थ वन इज सेरिटोरिएट एंड प्रोहिबिशन, राइट। थोड़ी बहुत प्रोनाउंस गलत देगा तो सॉरी फॉर दैट। Basically, writ petition is a legal document that is filed in a court of a law to request relief from an authority against the violation of fundamental right. रिट पिटिशन एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कोर्ट में फाइल करा जाता है तो रिक्वेस्ट रिलीफ फ्रॉम द अथॉरिटी, तो रिलीफ मेरे हमारे अथॉरिटी से अगर मेरे कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है। और फंडामेंटल राइट गारंटी देता है, ये 226 और 32 गारंटी देता है अपने मतलब प्रोटेक्शन के लिए फंडामेंटल राइट की हमारे। तो बेसिकली 5 तरह के राइट होता है, आपने बताया अभी। जो हबीब कॉर्पस होता है वो बेसिकली आपको सिंपल लैंग्वेज बताऊँ, अगर कोई आपको मतलब कोई इलीगली कोई रिटेन कर लेता है, इलीगली किसको उठा लेता है, तो बेसिकली हबीब कॉर्पस तब इशू होता है। और जो मैंडमस होता है वो एक कमांड दी जाती है, राइट, कि जैसे कि कोई पब्लिक अथॉरिटी उसको परफॉर्म करने के लिए कि ड्यूटी अपने आप
तरीके से करी है, राइट। बेसिकली प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी होता है, मतलब प्राइवेट बॉडीज़ के लिए भी अप्लीकेबल होता है, अगर वो कोई एक पब्लिक ड्यूटी, अगर वो एक पब्लिक ऑफिस संभाल रहा है। और क्वांटो वारंटो एक वारंटो वो होता है बेसिकली, is it is issued to inquiry into legality of person holding a public office in a case of Jamshedpur. 1 second. आपको हवी कॉर्पस मैंने बता दिया कि डिटेंशन पर अगर उठा लिया आपको तो तब हवी कॉर्पस यूज़ होता है, राइट। मैडमस यूज़ तब होता है जब कोई अपनी गलत, मतलब कोई पब्लिक बॉडी है वो गलत इस्तेमाल करता है अपने चीज़ों का, राइट। सो जैसे उसके कुछ वो होते हैं केसेस, मतलब उसके ग्राउंड्स होते हैं, लाइक जैसे इसमें होता है मिस यूज़ ऑफ डिस्क्रिमिनरी पावर, एक्सीड्स स्कोप ऑफ पावर, या इग्नोरिंग, लाइक I'll tell you, जैसे लाइक इग्नोरिंग relevant फैक्टर, डिसाइडिंग on relevant फैक्टर, एक्टिंग विथ मालाफाइड इंटेंशन। और कब ये इशू तब नहीं होता जब प्राइवेट बॉडी होती है या ड्यूटी गलत होती है या ड्यूटी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होती है। और स्टेरियोस के बारे में, दूसरे स्टेरियोस के बारे में ये है टू बी सर्टिफाई, मतलब कि जब कोई कोर्ट एक ऑर्डर निकालता है, समझ लो गलत है, तो हाई कोर्ट में जाते हो, तो हाई कोर्ट को चैलेंज करना कि हाई कोर्ट में जाके अपील करना कि ये ऑर्डर गलत है, तो उसमें ये स्टैट्यूटरी रिट्स होती है, क्या नाम से अप्लीकेबल होती है, राइट। और उसके कुछ ग्राउंड होते हैं जहाँ पे आपको कहाँ से मतलब इशू होता है, जैसे कि एग्जांपल जुडिक्शन लिमिट हो जाती है, या प्रिंसिपल नेचर जस्टिस, जैसे कोई प्रिंसिपल है वो वायलेट हो रहा है, या जजमेंट जो दिया है वो गलत है, ठीक है, या प्रोसीजर जो था वो गलत था, ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है बेसिकली प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि कोई प्रोसीडिंग थी, कोई कोर्ट में चल रही है, वो गलत थी, गलत हो गई, गलत चल रही है, तो उस टाइम पे कोई हायर कोर्ट उसको लोअर कोर्ट को बोलता है कि ये गलत है, तब ये प्रोहिबिशन वाला रेट इशू होता है, राइट। अगेंस्ट द जुडिशियल बॉडी ओनली, बट अगेंस्ट लेजिस्लेट और एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी भी होता है। और आपको मैंने क्वांटो के बारे में बताया, राइट। अभी मैं बताता हूँ, क्वांटो का बेसिकली कहते हैं बाय वर्ड अथॉरिटी, मतलब सिंपल लैंग्वेज में, जैसे कोई पर्सन अगर कोई पब्लिक ऑफिस संभाल रहा है और विच ही हैज़ नो अथॉरिटी, जैसे कोई मतलब गवर्नमेंट कोई पब्लिक बॉडी वो गलत काम कर रही है, राइट, उसके टूवर्ड्स, जैसे कोई ऑफिसर है वो सही से काम नहीं कर रहा, तो ये उसके रेट तब इशू होता है, राइट। सो दैट इज़ द प्रोसेस। और एक कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी के अंदर आता है आर्टिकल 32 और 226, राइट। तो बेसिकली right to constitutional remedy is a fundamental right guaranteed by a constitution of law which is safeguard against arbitrary action by the state. ओके, ये सब सिटीजन के जो इंडिया के सिटीजन को अप्लीकेबल होती है। और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड फैसिनेटिंग एरिया ऑफ लीगल प्रोफेशन, ठीक है। मैंने आपको आर्टिकल 32 समझा दिया, 46 समझा दिया, ओके। आर्टिकल 32 में भी 4, उसके अंदर भी 4 पार्ट होते हैं। आर्टिकल 32 के अंदर जो फर्स्ट पार्ट का बेसिकली ये है इसमें कि आप सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में जा सकते हैं, सबसे पहले अप्रोच कर सकते हैं वहाँ पे कि मेरे को ये इन्फोर्स करा जाए फंडामेंटल राइट। 32 में ये बोला जाता है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट टू इशू अ डायरेक्शन, या सुप्रीम कोर्ट को पावर दी जाती है कि वो डायरेक्शन या ऑर्डर इशू कर सकता है, राइट। अब थर्ड वन में क्या होता है, 32 थर्ड में तब फिर पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो इशू ऑर्डर डायरेक्शन किसी भी कोर्ट की टूवर्ड्स इशू करें। आर्टिकल 32(4) में दैट अनलेस प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू कंसिडर रेमेडी कन्फर्ड अंडर दिस आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ये मतलब बेसिकली इसमें ये है कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन कुछ देता नहीं तब तक राइट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है ना वो आर्टिकल सस्पेंड नहीं हो सकता, ठीक है। और 32 के आर्टिकल में बहुत सारे केसेस होते हैं, हर किसी आर्टिकल में आपको पता है केसेस होता है। तो इसमें फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन कमगर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। बेसिकली इसमें यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 32 को बोला है कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, आई बिलोंग टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसे रामदाल अर्थ वाले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 32 के बारे में बोला गया कि
इफ़ द क्वेश्चन ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स डज नॉट अराइज देन 32 विल नॉट बी अप्लीकेबल। अगर कोई मतलब बेसिकली ये हम जो पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये है ना, फंडामेंटल राइट जब कैसे फंडामेंटल राइट जब वायलेट होती है तब ये यूज़ होती है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। बट अगर फंडामेंटल राइट वायलेट ही नहीं होगी तो ये दोनों अप्लीकेबल नहीं होगी, राइट। तो वही बेसिकली इसमें कहा गया। ऐसे बहुत सारे केसेस है, नैन सुखदास वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और बेसिकली ये भी कहा गया, पूछा गया है कि अगर फंडामेंटल राइट क्या जो ये एनफोर्समेंट है कि प्राइवेट इंडिविजुअल के थ्रू लगा सकता है क्या, तो बेसिकली ये कोर्ट एपेक्स कोर्ट का एक रीज़न था, PUDR वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में, इसमें आर्टिकल 32 अप्लीकेबल होता है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के थ्रू भी, उसके अगेंस्ट भी कर सकते हैं आप। अभी 32 के बारे में आपको बता दिया, 26 के बारे में बताता हूँ आपको। बेसिकली मैंने ये भी बताना भूल गया, आर्टिकल 32 आता है पार्ट 3 में, और आर्टिकल 226 आता है पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो आर्टिकल 26 देता है हाई कोर्ट को, ठीक है, आर्टिकल 32 देता है सुप्रीम कोर्ट को, राइट। एंड इसमें भी 3 पार्ट है। 26 में फर्स्ट में लिखा हुआ है कि हर हाई कोर्ट को उसके एक टेरिटरी के अंदर उसको एक पावर दी जाती है कि वो एक ऑर्डर डायरेक्शन इशू कर सकता है, राइट। एंड अपने उस ज्यूरिडिक्शन के अंदर। बट 32 के अंदर बोला गया है कि हाई कोर्ट के पास पावर दी जाती है कि वो ऑर्डर डायरेक्शन यूज़ कर सकता है आउटसाइड देयर ओन जुरिडिक्शन। मतलब 2 to 6 में फर्स्ट में तो ये था कि वो अंडर अपने जुरिडिक्शन में इशू कर सकता है, बट आर्टिकल 2 to 6 में भी है कि सेकंड में है कि वो कर सकता है इन दी केस वेयर द कॉज ऑफ एक्शन लाइज होली 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 कह रहा हूँ होली और इन अ पार्ट विद इन देयर लोकल जुरिडिक्शन। अगर नीड होती है तो उसको अपने बाउंड्री के एक्सेप्ट ही कर सकता है, राइट। और थर्ड वन में लिखा गया है 2 to 6 के थर्ड में, स्टेट व्हेन अ interim order has been passed under 2 to 6 by the way of injunction or stay against the respondent without। अगर एक इंट्रीम ऑर्डर पास होता है आर्टिकल 2 to 6 के थ्रू बाय द वे ऑफ इंजंक्शन या स्टे ऑर्डर के अगेंस्ट जो रेस्पोडेंट के थ्रू है, उसमें भी विदाउट एक रीज़न है, 2 लाइन पॉइंट्स, प्रोवाइडिंग अ कॉपी ऑफ पिटिशनर एविडेंशियल डॉक्यूमेंट टू बी रिस्पोंडेंट एंड गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग अरेड। प्रोवाइडिंग कॉपी ऑफ पिटिशनर और जो डॉक्यूमेंट है ना वो रिस्पोंडेंट को देने पड़ते हैं, और सेकंड उनको सुनने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है। देन उसके बाद इफ़ द पिटिशनर मूव द हाई कोर्ट, अगर रेस्पोंडेंट जाता है हाई कोर्ट वो इंट्रीम ऑर्डर कैंसिल करने के लिए, एंड प्रोवाइडर वो कॉपी देता है, पिटिशनर को देता है कॉपी, एंड हाई कोर्ट शैल डिसाइड द एप्लीकेशन विद इन द पीरियड। हाई कोर्ट के पास 2 वीक का समय होता है उसको रिसीव करने के लिए, और अदर पार्टी फ्रॉम द डेट ऑफ विच अदर पार्टी रिसीव एप्लीकेशन, और 2 वीक्स का टाइम अदर पार्टी को भी होता है उसके टूवर्ड्स रिप्लाई देने का, राइट। फोर्थ में लिखा गया है द पावर कन्फर्ड टू द हाई कोर्ट आर आर्टिकल 2 to 6 इज नॉट इन अ डेरोगेशन सो पावर कन्फर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर 2 to 31। बेसिकली इसका मतलब ये है कि 2 to 4 में जो पावर हाई कोर्ट को मिली होती है अंडर आर्टिकल 2 to 6 में, इट इज़ नॉट derogation to the powers conferred to the Supreme Court। मतलब बेसिकली इट इज़ नॉट अ पर इलेक्शन या एग्जाम्शन जो पावर सुप्रीम कोर्ट में मिली जाती है ना, मतलब ये इसके अंदर बोला गया है जो पावर हाई कोर्ट को दी जाती है ना, वो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर 32 में मिलती है ना उसको रिलैक्स नहीं करता, मतलब एग्जाम्शन नहीं होता, डेरोगेशन नहीं करता उसका, ठीक है। एंड नाउ स्कूप, आपको स्कूप मैंने बता दिया 2 to 6 बेसिकली हाई कोर्ट के लिए होता है। देखो, रेट्स नॉट ओनली एनफोर्स फंडामेंटल राइट बट ऑल्सो एनफोर्समेंट लीगल राइट्स। बेसिकली आपको अगर डिफरेंस बताया गया, मैं सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट होता है, आर्टिकल 2 to 6 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, राइट। आर्टिकल 2 सस्पेंड हो सकता है जब इमरजेंसी लगती है, बट 2 to 6 नहीं होता तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो तो तभी होते हैं जब कोई फंडामेंटल वायलेट होता है, राइट। यही हो जाएगा तो किसके पास, जब अगर हमारे FR वायलेट होता है तो किसके पास जाएंगे, राइट। तो 32 एक बेसिकली नैरो स्कोप होता है, इसमें थोड़ा ब्रॉड होता है, और इस 32 आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इशू करने के लिए, जैसा आपको मैंने बताया। 2 to 6 में आपके पास आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, राइट। बेसिकली और है इसमें क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल इस फंडामेंटल राइट आपको पता ही है,
और ये रिफ्यूज नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट. बट 226 कन्फर्स डिस्क्रिशनरी पावर टू हाई कोर्ट विच मीन्स इट इज़ डिस्क्रिशनरी. मतलब ये जो है, ये जो तो आपको पता है डिस्क्रिशनरी पावर होती है हाई कोर्ट की इशू करने के लिए वट एवर, मतलब वट एवर इन द सेंस ऑर्डर या डायरेक्शन या रिट्स. ठीक है. सो इसमें लिखा है विच मीन्स का मतलब ये होता है कि इट इज़ एट द डिस्क्रिशन ऑफ द हाई कोर्ट टू इशू इट. इट इज़ डिस्क्रिशन होता है हाई कोर्ट का जो इशू करने के लिए रिट होता है या नहीं. ओके. लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, आर्टिकल 32 हार्ट और सोल कहलाता है जैसा आपको मैंने बताया है. और 26 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होती है जो कि डिस्क्रिशनरी पावर देता है हाई कोर्ट को फॉर इशूइंग अ रिट ऑफ डायरेक्शन. ओके. ओके. हर रिट्स के बेसिकली हर रिट्स के ना एक वो होता है ग्राउंड्स होता है कि वहाँ पे कहाँ पे एप्लीकेबल होगा कहाँ पे नहीं होगा. तो बेसिकली वो डिटेल से ही है. सो बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि सिंपल डिफरेंस क्या होता है. अपना आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट होता है, आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है. सो और ये इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड हो सकता है. 226 नहीं हो सकती. ये नैरो होती है, ब्रॉड होती है. और ये सुप्रीम कोर्ट को पावर दी जाती है 32 के लिए अगर वायलेट होते हैं आपका. और 226 के लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं. ठीक है. बेसिकली आप हेल्प करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे अगर आप पढ़ेंगे तो. बट बेसिकली 32 और 26 दोनों हेल्प करता है जब आपके कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं. बेसिकली हाँ आर्टिकल 32 भी फंडामेंटल राइट है बट ये हेल्प करता है उसमें भी आपकी. ठीक है. क्योंकि वो भी आपको अलग अलग चीज़ें देता है हेल्प. जैसे आर्टिकल मैंने आपको बताया था कि 31, 2 या 3, 4 में कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के पास पावर दी जाती है. फिर उसके बाद पार्लियामेंट के भी पास पावर होती है. फिर कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सस्पेंड नहीं हो सकती. हाँ जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल बंदे ने कोई मतलब अगर कोई एक कोई और रूल या कुछ और से बनता नहीं तो. सो दैट इज़ द ऑल आर्टिकल या ऑल नोट्स which will help you for your exam. If you like my content, so like and share and comment. Okay, thank you so much.